क्लास 11th जीव विज्ञान में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। अब ये आनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में जेनेटिक मटेरियल के विषय में ही पढ़ना है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए का संरचना क्या है, आरएनए का संरचना क्या है, डीएनए का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, आरएनए का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, डीएनए का क्या फंक्शन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो इस तरह से पूरा इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। आनुवांशिकता एक वर्ड है, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता माता पिता के जो भी लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के लक्षणों का वंशागत होना जाना, ये कहलाता है आनुवांशिकता। माता पिता के जो भी लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, इस घटना को आनुवांशिकता कहते हैं। और जो लक्षण होते हैं उनको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जो लक्षण होते हैं उनको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे आनुवांशिक लक्षण की बात कही जाए तो उसमें आप समझ लीजिए घुंघराले बालों का होना, घुंघराले बालों का होना, भूरी आंखों का पाया जाना, भूरी आंखों का पाया जाना। इसके साथ साथ लंबापन, कालापन, ये सब जो लक्षण हैं ये आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों का माँ बाप से उनके बच्चों में ट्रांसफर होना ही कहलाता है आनुवांशिकता। तो यहाँ तीन वर्ड है, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिकता और एक है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द है, इसलिए आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो, इस चीज को जान लीजिए। आनुवांशिकी एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता का, आनुवांशिक लक्षणों का हम अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की उस शाखा को हम लोग आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी एक जीव विज्ञान की शाखा है, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जबकि आनुवांशिकता आनुवांशिक लक्षणों को वंशागत होने की घटना है। आनुवांशिकता माँ बाप के जो लक्षण उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाए उनको कहते हैं आनुवांशिकता। और आनुवांशिक लक्षण की अगर हम बात करें तो आनुवांशिक लक्षण में हम लोग दो तीन उदाहरण मैं आपको बताया, घुंघराले बालों का होना, भूरी आंखों का पाया जाना, लंबापन और कालापन, और इस तरह से ढेर सारे लक्षण हैं जो कि आनुवांशिक लक्षण कहे जाते हैं। तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब हुआ ये कि आनुवांशिकता आनुवांशिक लक्षणों का जो अध्ययन है, इस घटनाओं का जो अध्ययन है वो आनुवांशिकी के अंतर्गत आता है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं आनुवांशिक पदार्थ की। आनुवांशिक पदार्थ, यहाँ पर आनुवांशिक लक्षण हो गया, आनुवांशिकता हो गया, आनुवांशिकी हो गई। तो अब आनुवांशिक पदार्थ की बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ है क्या? आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। तो अगर हम आनुवांशिक पदार्थ की बात करें, आनुवांशिक पदार्थ की बात करें, आनुवांशिक पदार्थ की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे जो 9th-10th में पढ़ा है, उससे आप पूछेंगे कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो उसकी जबान पर तुरंत रहेगा डीएनए आरएनए। तो डीएनए आरएनए इट इज द जेनेटिक मटेरियल। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें माता पिता के जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो उसमें छिपे रहते हैं। और ये आनुवांशिक जो लक्षण हैं माता पिता के,
वे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इन पदार्थों को हम लोग अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और ये अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं वो आरएनए होता है या डीएनए। तो डीएनए की बात करें तो विकसित कोशिकाओं में ये डीएनए ज्यादा पाया जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, खासकर सबसे ज्यादा वायरसों में जो होता है वो आरएनए वायरस होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे जितनी वायरस की जितनी स्पेसीज है सब में आरएनए ही होता है, लेकिन अधिकतर मान के चलिए आप कि आरएनए वायरस जितने भी होते हैं सब आरएनए होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी होते हैं जो कुछ होते हैं जो आरएनए होते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो डीएनए जो होता है उसके लिए डीएनए के घटक, अगर डीएनए या आरएनए की हम बात करें तो डीएनए आरएनए का जो घटक है उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। डीएनए का घटक, डीएनए के घटक, डीएनए के कंपोनेंट की अगर हम बात करें, डीएनए के घटक की हम लोग बात करें तो डीएनए के घटक में एक है आपका शुगर, एक शुगर है, दूसरा जो है नाइट्रोजिनस बेस है, तीसरा जो है वो फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट ग्रुप, तीसरा फास्फेट ग्रुप है। यानी कुल मिला के अगर हम आपसे बात करें तो डीएनए के जो घटक की बात कही जाए तो डीएनए के जो घटक हैं वह मुख्य रूप से 3 हैं: शुगर, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट समूह। तो शुगर की बात अगर हम करें तो शुगर भी 2 प्रकार का है। एक है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज शुगर। यानी इससे हमें यह क्लियर हुआ कि राइबोज शुगर 2 है, एक राइबोज शुगर और एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो अगर राइबोज शुगर की हम लोग बात करें तो ये आरएनए में होता है। अगर हम डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करें, डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करें तो यह डीएनए में होता है। यानी अभी तक यह क्लियर हुआ कि जो शुगर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक राइबोज शुगर और दूसरा डीऑक्सी राइबोज शुगर। यानी एक आपका राइबोज शुगर होता है आरएनए में होता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है डीएनए में होता है। इसके बाद नाइट्रोजनी बेस की अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है डीएनए का ये है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार भी 2 प्रकार का होता है। नाइट्रोजनी क्षार भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन जो बेस होता है इसमें 2 होते हैं, एडेनिन गुआनिन। ए इसका सिंबल है, गुआनिन का जी सिंबल है। इसका पूरा नाम हम लिख दे रहे हैं एडेनिन और दूसरे का नाम है गुआनिन। अगर आपसे हम बात करें कि एडेनिन और गुआनिन क्या हैं तो आप बताएंगे नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी क्षार है जो कि प्यूरिन होता है। नाइट्रोजनी क्षार भी 2 है, एक आपका प्यूरिन है, दूसरा पिरिमिडिन। अगर पिरिमिडिन की बात करें तो इसमें साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। साइटोसिन की हम बात करें तो साइटोसिन को सी से प्रदर्शित करते हैं, थाइमिन को टी से प्रदर्शित करते हैं और यूरेसिल को यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से पूरा डिटेल है आपके डीएनए के घटक का, शुगर, नाइट्रोजनी क्षार और तीसरा जो है वो है फास्फेट ग्रुप।
फास्फेट समूह। अब यहां पर हम बात करें फास्फेट समूह की, तो फास्फेट जो समूह है P डबल बॉन्ड O, तो ये है आपका फास्फेट समूह। PO4 3 माइनस, तो ये फास्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हम लोग देखें डीएनए के घटक सुगर, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट ग्रुप। तो सुगर में 2 राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर आरएनए में पाया जाता है, इसका फुल फॉर्म ही है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में होता है, इसी के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हमारा जो नाइट्रोजनी बेस है वो 2 तरीके का है नाइट्रोजनी बेस, एक है प्यूरिन और एक है पिरिमिडिन। प्यूरिन में 2 बेस हैं, एक है एडेनिन, दूसरा है गुआनिन। और पिरिमिडिन में जो है 3 बेस हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अब यहाँ तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है फास्फेट ग्रुप, और फास्फेट ग्रुप का यहाँ पर स्ट्रक्चर मैं बना के आपको दिखा दिया हूँ। तो इस तरह से हम लोग डीएनए के घटक के विषय में जाने। तो डीएनए के घटक के बाद हम लोग अब जान लेते हैं कि कैसे डीएनए बनता है, इसके विषय में जान लें। तो डीएनए बनता क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हु इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए, तो आपका क्वेश्चन होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो है, डीएनए बनता कैसे है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसकी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बोर्ड में आता है तो आप जान लीजिए इसको। पहले शुगर की बात हम बोले हैं, तो शुगर हो गया और प्लस नाइट्रोजनी बेस हो गया, नाइट्रोजनस बेस। तो अगर ये शुगर और नाइट्रोजनी बेस आपका मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस कहने का मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लिक एसिड का जो कंपोनेंट है उसमें 3 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट शुगर नाइट्रोजनी बेस मिला तो न्यूक्लियोसाइड बना। अब ये न्यूक्लियोसाइड जो है हम यहां पर लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप अगर हम इसको मिला दिए तो हमारे तीनों घटक यहां हो गए, तीनों कंपोनेंट हो गए। तो अब न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप, अगर न्यूक्लियोसाइड की हम बात करें तो आपको यह समझना है ऊपर लिखी हुई लाइन में शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस। तो अब ये न्यूक्लियोसाइड हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अगर आप ऐसे भी जानना चाह रहे हैं तो यहां आप जानिए शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस प्लस फास्फेट ग्रुप, तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। यही आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। डीएनए का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, यानी जेनेटिक मटेरियल का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपका न्यूक्लियोटाइड है। अगर न्यूक्लियोटाइड, यही आपका क्वेश्चन बनता है व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, आप जानते हो पॉलीमराइजेशन को बहुलीकरण कहते हैं। ढेर सारे जो कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। पॉलीमराइजेशन इसका होगा तो असंख्य अणु, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड के असंख्य अणु जुड़कर इनके नाम के आगे एक वर्ड लग जाएगा पॉली। तो न्यूक्लियोटाइड के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, पॉली लगाएंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही आपका डीएनए है। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, यानी डीएनए नहीं बनेगा। अब डीएनए और आरएनए के कंपोजिशन में फर्क इतना है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, प्रोसेस सेम होते हैं। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए हो। तो इस तरह से हम लोग देख लिए डीएनए का हमारा कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके घटक कौन कौन से हैं। ओके, थैंक्स।